नमस्कार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास और सबसे ज़रूरी टॉपिक है आज का सातवाहन डायनेस्टी। तो अगर आप यूपीएससी, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख के जाइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी। लाइक भले मत करिए, वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी। तो आज का जो टारगेट है सातवाहन डायनेस्टी। जरा सा उसके पहले मैं बता दूं, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का जो लास्ट शासक था वो था कौन? देवभूति। देवभूति जो था वॉज द लास्ट किंग ऑफ शुंग डायनेस्टी। उसके महामंत्री ने, उसका महामंत्री का नाम था वासुदेव। वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी, उसका सिंहासन हड़प लिया और हड़पने के बाद एक नया वंश बनाया, कण्व डायनेस्टी। तो कण्व डायनेस्टी 73 बीसी से शुरू होकर 28 बीसी तक चला था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद उसी समय में जिस रेंज में ये कण्व डायनेस्टी चल रही थी, उसी रेंज में महाराष्ट्र के रीजन में एक और वंश की स्थापना हुई जिसका नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना हुई कब? 60 बीसी पहले, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के बहुत पहले हो गई थी, 60 बीसी पहले। और ये चला है 225 एडी तक। यहाँ गलत लिखा है, इसको आप 225 एडी मानिएगा। इनकी जो राजधानी थी, याद रखिए, वो प्रतिष्ठान या पैठन थी। प्रतिष्ठान पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, लेकिन प्रतिष्ठान या पैठन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ये दोनों में अंतर समझिएगा। प्रतिष्ठान ऑब्लिक पैठन, पैठन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगर आप प्रतिष्ठानपुर लिख देंगे तो वो यही प्रयागराज, झूंसी को पहले प्रतिष्ठानपुर कहते थे। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट झूंसी, यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र का वो रीजन जो पैठन कहलाता है। ठीक, तो अब ये सबसे मौर्यों के बाद, याद रखिएगा, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराधिकारी सातवाहन थे। यानी मौर्यों के बाद कहाँ पे? दक्कन में और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और दक्कन वाले इलाके में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर बने मौर्य साम्राज्य के बाद, वो बने सातवाहन वंश। सातवाहन वंशों को आंध्र कहा जाता था और ऐसा हमें पता चलता है पुराणों में। और ये प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है कि निम्न में से किसका जिक्र पुराणों में मिलता है आंध्र के रूप में? तो आंध्र के रूप में सातवाहनों को जाना जाता था। अगला, शुरुआती जो सातवाहन थे ना, वो महाराष्ट्र में दिखाई दिए। जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दो जगह था सातवाहनों का, लेकिन शुरुआत में जो सातवाहन थे वो कहाँ पे थे? वो महाराष्ट्र में दिखाए। उनके अधिकांश शिलालेख या जो उनके एडिक्ट्स हैं ना, रॉक एडिक्ट्स, वो वहीं पे मिले हैं। अब पहला राजा था सिमुक। याद रखिए, 60 बीसी पहले इसकी स्थापना की, इस वंश की स्थापना किसने? सिमुक ने इसकी स्थापना की। इसके जो तीसरे शासक थे वो है शातकर्णी प्रथम। सात बोल दिया मैंने। इसके जो तीसरे शासक थे वो थे सातकर्णी प्रथम, जिन्होंने बहुत सारी विजय प्राप्त की और विजयों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसके बाद 17वां, जो एक और इम्पोर्टेंट देखिए, जो 17वां शासक हल था, उसने गाथा सप्तशती लिखी और बृहत कथा आपने सुना होगा, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। देखिए, संस्कृत भाषा से और थोड़ी टफ है प्राकृत भाषा, तो बृहत कथा प्राकृत भाषा में लिखी गई है। उसके लेखक थे गुणाद्य, वो इन्हीं के समकालीन थे। ये भी 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। अब बात आती है गौतम पुत्र सातकर्णी, जो आपने सुना होगा, वो सातकर्णी वो इसी सातवाहन डायनेस्टी के थे। उन्होंने सातवाहन शक्ति को दोबारा जिंदा किया। सबसे बड़ी उपलब्धि सातकर्णी की क्या थी? गौतम पुत्र सातकर्णी की, कि उन्होंने शक, क्षत्रप, नहपान को हराया था। शकों को हराने वाले थे कौन? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान राजा था। और कौन सा राजा था ये भी पूछ चुका है यूपीपीसीएस में। 23वां महान शासक था। किसका? सातवाहन डायनेस्टी का 23वां, 23rd सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनके बाद जो 24वां महान शासक था, 24वां महान शासक कौन सा था? वशिष्ठ पुत्र सी सातकर्णी। उसका विवाह हुआ शकों के ही बेटी से, रुद्रदामन की पुत्री से। लेकिन रुद्रदामन ने इसको 2 बार हराया भी इसी बीच में। ठीक, लेकिन 2 बार वो रुद्रदामन से पराजित भी हुआ। 27वें शासक जो थे वो यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश के अंतिम महान शासक थे। महान शासक कह रहा हूं, अंतिम शासक नहीं। अंतिम शासक इसके कौन थे? पुलमवी। 30वें और लास्ट, याद रखिए, सातवाहन में कुल 30 शासक हुए, जिसमें 30वां जो शासक था, पहला सिमुक था और लास्ट था पुलमवी। लेकिन लास्ट महान शासक कौन था? तो यज्ञश्री सातकर्णी था। ठीक है ना। और जैसे ही सातवाहन वंश खत्म हुआ तो इक्ष्वाकुओं ने फिर शासन करना शुरू कर दिया। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को, बौद्ध के भिक्षुओं को काफ़ी छूट दे रखी थी कि तुम जहाँ जाओ ज़मीन ले सको। याद रखिए, जहाँ चाहे आप अपना काम कर सकते हो। या ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको बताया जा रहा हूँ बार बार। सातवाहनों के दरमियान में कई सारे चैत्य बनाए गए, कई सारे विहार बनाए गए।
एलोरा के चारों ओर स्तूप जो बनाए गए वो इन्होंने बनाए, याद रखिए। एलोरा के चारों ओर जो स्तूप बनाए वो किसने बनाए? इन लोगों ने बनाए। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है नासिक, कन्हेरी और कारले के चैत्य। ठीक, नासिक, कन्हेरी और कारले, याद रखिएगा। ये तीनों मोस्ट फेमस ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर, अमरावती भी है इसी में, और क्या है? नागार्जुन कोंडा। ये किसने बनवाया? नागार्जुन कोंडा, अमरावती, ये सब कुछ जो है ये किसने बनवाया? इधर इस रेंज में जो स्तूपों का निर्माण कराया वो कराया सातवाहन डायनेस्टी ने। सातवाहनों के बारे में और क्या फेमस है ये मैं आपको बता चुका। कई सारे चैत्य, कई सारे विहार बनवाए, जैसे दक्कन, महाराष्ट्र, और फेमस एग्जाम्पल नासिक, कन्हेरी, कारले। तो कारले, याद रखिए, कारले और कन्हेरी की गुफाएं किसने, ये जो बनी थी वो किसके दरमियान में बनी थी? वो बनी थी सातवाहन डायनेस्टी के दरमियान में। अब सबसे लास्ट, सातवाहनों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो प्राकृत भाषा थी। सबसे अलग अल्ट्रा दर्जे की भाषा थी प्राकृत भाषा। सातवाहनों ने अपने सिक्के शीशे में चलाए, सबसे ज़रूरी याद रखिए। मुख्य रूप से कौन से सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। उसके अलावा तांबा, कांसा, पोटिन में भी इन्होंने सिक्का चलाया, लेकिन मेन सिक्के जो थे वो कौन से थे? शीशे के सिक्के थे। चलिए स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अब अगली वीडियो में मैं अगले डायनेस्टी के बारे में बता रहा हूँ जो भारत में अब अन्य आई। थैंक यू।